गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव का उत्सर्जन तंत्र, जिसमें हम पिछले वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं कि उत्सर्जन के आधार पर या उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जंतुओं को किन किन भागों में बांटा गया है, या हम कहेंगे कि कौन कौन से जो नाइट्रोजनी युक्त पदार्थ है जिनका जीवों के द्वारा उत्सर्जन किया जाता है, जैसे अमोनिया उत्सर्जन करने वाले जंतु अमोनोटेलिक, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले यूरियोटेलिक, और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जंतु यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मानव का उत्सर्जन तंत्र, यानी ऐसे अंग जो उत्सर्जी पदार्थों को बाहर त्यागने में सहायता करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उत्सर्जी अंग कहते हैं। उत्सर्जी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसमें हम कहेंगे मुख्य रूप से जो उत्सर्जी अंग आते हैं उसमें हम बात करते हैं वृक्क, किडनी, मुख्य रूप से। जैसे डायग्राम के अंदर, ये डायग्राम जो आपके सामने है, ये है मानव का उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र, इसमें हम कहेंगे कि मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, या हम कहेंगे एक जोड़ी किडनी पाई जाती है, जो हम कहेंगे अंतिम वक्ष कशेरुक जो होता है वहां से लगाकर तीसरे कटी कशेरुक के समीप उदर गुहा की पृष्ठ आंतरिक सतह पर पाए जाते हैं, या पृष्ठ आंतरिक सतह पर स्थित होते हैं। और हम बात करते हैं कि ये लाल रंग के होते हैं। इनकी जो लंबाई होती है, वृक्कों की लंबाई वो जो होती है वो 10 से 11 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। चौड़ाई जो होती है वो हम कहेंगे 5 से 6 सेंटीमीटर होती है। मोटाई की यदि बात करते हैं तो मोटाई है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर के समथिंग होती है। और यदि हम वजन की बात करते हैं तो इसका वजन है जो 120 से 170 ग्राम के समथिंग होता है। यानी लंबाई 10 से 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर, मोटाई 2.5 सेंटीमीटर, और जो वजन होता है, वेट होता है, भार जो होता है वो 120 से 170 ग्राम के समथिंग होता है। और मनुष्य के अंदर हम बात करते हैं कि जो किडनी होती है यह सेम के बीज की आकार की होती है, जिसमें इसका जो बाहरी भाग जो होता है वो उभरा हुआ होता है, जबकि आंतरिक भाग है वो अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। बाहरी भाग, प्रत्येक वृक्क की बात करते हैं दोनों वृक्कों की, तो उसका बाहरी भाग उभरा हुआ होता है, जबकि आंतरिक भाग है वो अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। और ये जो धंसा हुआ भाग होता है इसको हम हाइलम कहा जाता है। क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। हाइलम भाग से जो वृक्क धमनी होती है यह प्रवेश करती है। हाइलम भाग से वृक्क धमनी प्रवेश करती है, जबकि हम कहेंगे वृक्क शिरा और मूत्र वाहिनी ये यहां से बाहर निकलती है। क्या होती है? बाहर निकलती है, जिसको हम आगे वृक्क की आंतरिक संरचना के अंदर हम अध्ययन करेंगे, और किस प्रकार यह वृक्क धमनी अंदर प्रवेश करती है, और अंदर प्रवेश करने के बाद में वह इसके किस प्रकार नेफ्रॉन से जुड़ती है, और फिर वहां से शिरा किस प्रकार आती है, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ केवल हम उत्सर्जन तंत्र के सामान्य अंगों की है, वो उत्सर्जन तंत्र को सामान्य अंग है वो पढ़ रहे हैं। ये जो बायां वृक्क जो होता है, दायां वृक्क,
ये दायां वृक्क बाएं वृक्क की तुलना में थोड़ा नीचे होता है, जबकि बायां वृक्क ऊपर की ओर पाया जाता है, थोड़ा ऊपर की ओर स्थित होता है। और आकार में भी हम कहेंगे बायां वृक्क दाएं वृक्क की तुलना में थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि मनुष्य के अंदर एक जोड़ी जो वृक्क है वो पाए जाते हैं। वृक्कों का बाहरी जो भाग होता है यह वल्कुट कहलाता है, कॉर्टेक्स कहलाता है, और बीच का जो भाग होता है वो मध्यांश कहलाता है या मेड्यूला कहलाता है, जिसको हम वृक्क की आंतरिक संरचना के अंदर पढ़ेंगे। मनुष्य के जो वृक्क होते हैं, वृक्कों का निर्माण है वो मीजोडर्म से होता है या मीजोडर्मल होते हैं, जबकि हम कहेंगे ये वृक्कों के प्रकार की बात करते हैं तो ये मेटानेफ्रिक प्रकार के वृक्क होते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य के वृक्कों की उत्पत्ति है या किस प्रकार के वृक्क है, तो किस प्रकार के हैं, मेटानेफ्रिक प्रकार के वृक्क पाए जाते हैं। और वृक्कों के अंदर उत्सर्जन तंत्र या उत्सर्जन की जो इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है, जिसको यूनिट कहा जाता है। इसकी उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहा जाता है। अब यहां ये एक जोड़ी वृक्क हो गए। वृक्कों के बाद में हम कहेंगे दूसरा इसका जो भाग होता है, जो इसका होता है मूत्र वाहिनियां। क्या होती है, मूत्र वाहिनियां। पहली वृक्क हो गए, फिर आगे जो भाग आते हैं वे होती हैं मूत्र वाहिनियां। तो हम कहेंगे कि प्रत्येक वृक्क से एक मूत्र वाहिनी निकलती है। दोनों वृक्कों से एक एक मूत्र वाहिनी निकलती है, और मूत्र वाहिनी का कार्य क्या होता है, मूत्र का परिवहन करना। ये हम कहेंगे इसकी जो गुहा होती है बहुत ही संकरी होती है, लेकिन इसकी जो भित्ति होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। और इसमें कर्मांकुंचन गति के द्वारा जो मूत्र है वो कहाँ प्रवेश करता है, मूत्राशय के अंदर आ जाता है। कहाँ आता है, मूत्राशय के अंदर आता है। तो अगला जो उत्सर्जन अंग है वो है मूत्राशय, यूरिथ्रा, मूत्राशय। मूत्राशय जो होता है हम कहेंगे यह एक प्रकार का पेशीय अंग होता है। किस प्रकार है, पेशीय अंग है, जो हम कहेंगे त्रिकोणाकार होता है या शंकुआकार होता है, यानी ऊपर से ये फैला हुआ रहता है, जबकि नीचे है वो क्या हो जाता है, जाकर नुकीला हो जाता है। त्रिकोणाकार हम कह सकते हैं या शंकुआकार कह सकते हैं। इसकी भित्ति है वो कैसी होती है, प्रत्यास्थ होती है। इस मूत्राशय की जो भित्ति है वो कैसी होती है, प्रत्यास्थ होती है। और इसकी भित्ति का जो सबसे आंतरिक स्तर होता है वो फोल्डेड होता है। कैसा होता है, फोल्डेड होता है, हम कहेंगे वलित होता है। इसका जो आंतरिक स्तर होता है या मूत्राशय की भित्ति की बात करते हैं तो इसकी भित्ति का आंतरिक भाग इस प्रकार फोल्डेड होता है, जिसको हम श्लेष्मिक भाग कहते हैं। क्या कहेंगे, श्लेष्मिक भाग कहते हैं, श्लेष्मिक भाग। दूसरा जो मध्य स्तर होता है वो पेशीय स्तर होता है। कैसा होता है, पेशीय स्तर होता है। और इसकी जो पेशियां होती हैं वो किस प्रकार होगी, अरेखित प्रकार की होती है। अरेखित पेशियों से निर्मित होता है। अरेखित पेशियों का मतलब ऐसी पेशियां जो क्या करती है, अनैच्छिक होती हैं, जिसके ऊपर जीव या प्राणी का नियंत्रण नहीं होता है, तो उन्हें अनैच्छिक पेशी या अरेखित पेशी कहते हैं। और ये अनैच्छिक कार्य करने वाले अंगों के अंदर पाए जाते हैं। और सबसे जो आंतरिक स्तर होता है, आंतरिक स्तर श्लेष्मिक, मध्य पेशी स्तर, और जो बाहरी स्तर होता है वो पेरिटोनियम कहलाता है। बाहरी स्तर है वो क्या कहलाता है, सिरोसा या पेरिटोनियम
कहलाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि मूत्राशय की जो भित्ति होती है वो 3 स्तरों से निर्मित होती है और इसमें हम कहेंगे इसकी जो स्थिति है मनुष्यों में, पुरुषों के अंदर ये मलाशय के जस्ट आगे पाए जाते हैं। पुरुषों में जो मूत्राशय होता है यह मलाशय के आगे पाया जाता है, जबकि महिला के अंदर हम कहेंगे जो मलाशय होता है यह योनि भाग के ठीक ऊपर पाया जाता है। इसमें हम कहेंगे इसके अंदर जो मूत्र की मात्रा होती है वो 700 से 800 ml तक स्टोरेज की जाती है। मूत्र की मात्रा कितनी होती है? 700 से 800 ml तक मूत्र को संचित किया जाता है और उसके बाद में हम कहेंगे इसकी भित्ति पर दाब बनता पड़ता है, जिसके कारण हम कहेंगे मूत्र मार्ग के द्वारा इस मूत्र को बाहर त्याग देते हैं या मूत्र का त्याग किया जाता है। तो अगला जो इसका भाग है, अगला जो इसका पार्ट है वो है मूत्र मार्ग छोटा, यानी हम कहेंगे पहला वृक्क, फिर मूत्र वाहिनियां, फिर मूत्राशय और फिर जो अगला भाग है वो है मूत्र मार्ग। मूत्राशय जो होता है, मूत्राशय आगे जाकर एक पतले भाग के अंदर या पतली नलिका के अंदर खुल जाता है जिसको मूत्र मार्ग कहा जाता है। यानी मूत्राशय के अंदर जो मूत्र इकट्ठा हुआ है या जो स्टोरेज हुआ है उसको बाहर त्यागने के लिए मूत्र मार्ग वो काम आता है। हम कहेंगे इस मूत्र के मार्ग के भी 3 भाग होते हैं। पहला प्रोस्टेटिक भाग, जिसको विस्तृत रूप से हम नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। प्रोस्टेटिक मार्ग या प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग। पुरुष के अंदर क्या होता है, ये जो मार्ग होता है ये लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। कितना? लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, जबकि मादा के अंदर हम कहेंगे यह 2 से 4 सेंटीमीटर का ही होता है। तो मूत्राशय से आगे का जो भाग होता है यह प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर से गुजरता है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है, जो हम कहेंगे एक हल्के क्षार का स्राव करती है, जो जिसको अपन जनन तंत्र के अंदर पढ़ेंगे कि वो सहायक जननांगों के अंतर्गत आती हैं, किस प्रकार अपनी भूमिका निभाती हैं। तो प्रोस्टेट ग्रंथि से अंदर से गुजरने वाला जो भाग होता है वो प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग कहलाता है। उसके बाद हम कहेंगे का जो झिल्ली युक्त भाग होता है जहां से शिश्न जुड़ा हुआ होता है, तो झिल्ली में मूत्र मार्ग हो जाएगा और उसके बाद में शिश्न भाग या केवल पार्ट जो होता है तो उस जो शिश्न का भाग कहलाता है। और अंत में यह मूत्र मार्ग शिश्न से होते हुए हम कहेंगे शिश्न मुंड भाग पर एक छिद्र के द्वारा बाहर खुल जाता है, जिसके द्वारा मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है। जबकि मादा के अंदर क्या होता है, यह योनि भाग के अंदर योनि के जस्ट ऊपर की ओर यह खुलता है। यानी मादा के अंदर मूत्र जनन मार्ग अलग होता है, मूत्र मार्ग अलग होता है और जनन मार्ग अलग होते हैं। जबकि नर के अंदर हम कहेंगे यह मूत्र मार्ग भी यही होता है और जनन मार्ग भी यही होता है, इसलिए उसको मूत्र जनन मार्ग भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जो अंग भाग लेते हैं उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं और ये सारे उत्सर्जी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि इसमें एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, एक जोड़ी मूत्र वाहिनियां पाई जाती हैं, एक मूत्राशय पाया जाता है, फिर मूत्र मार्ग होता है और मूत्र मार्ग फिर आगे प्रोस्टेटिक झिल्ली में और शिश्नीय भाग के अंदर रूपांतरित हो जाता है। अगले वीडियो के अंदर हम वृक्क की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे कि
प्रत्येक वृक्क के भाग है वो किस प्रकार संरचना से निर्मित होता है, और प्रत्येक वृक्क के ऊपर एक अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है, एडिनल ग्रंथि पाई जाती है। धन्यवाद।